ये पूरा भरा है। कंपोस्ट बनने के लिए इधर 15-20 दिन और इधर 15-20 दिन, तो टोटली 35 to 40 डेज में आपका पूरी तरह से कंपोस्ट बन जाता है। फूल में से आपको वो जो केलिक्स है उसको निकालना पड़ेगा और उसको अलग आप सुखा के पाउडर बना सकते हैं, या तो उसको कंपोस्टिंग करना पड़ेगा, है ना। और फिर वो जो पंखुड़ियाँ हैं उसको अच्छी तरह से सुखानी पड़ेगी फिर। सो इट इज़ लेबर इंटेंसिव। होली के कलर्स, तो इसका जो रंग है तो दे हैव प्रोबेबली मेड इट विथ सम लीव्स, कोई भी पत्ते को सुखा के बनाया है। स्टाइरोफोम या पॉलीस्टाइरीन जो बोलते हैं, हाईली टॉक्सिक प्लास्टिक है। वो 70-80 डिग्री में ही स्टाइरीन छोड़ देता है, वो जो कैंसरस है। तो उसके बदले में ये जो गन्ने का पराली है, जो उससे, या नॉर्मल पराली भी जो है उससे ऐसे वाले पेपर प्लेट्स अच्छे वाले मोल्डेड बनाए जा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ये भी हैंडमेड पेपर से ही बना है पूरा। तो दिस कैन बी, यू कैन कीप इट एज अ ऑफिस बॉक्स और डस्टबिन। और ये देखिए, ये इट इज़ ऑल्सो डिसमेंटलेबल और यू कैन से कंप्रेसेबल। तो यू नो देने के लिए भी, ले जाने के लिए भी आपको बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, आरंभ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है नारी शक्ति। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर श्यामला मणि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। और मैं आपको बता दूं कि मैम एनवायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है और उनकी कई ऐसे योगदान है पर्यावरण को लेकर जिनको सुन के आप चौंक जाएंगे। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको अच्छा लग रहा है हम लोग आपके पास आए हैं, क्योंकि हमारे लिए भी एक ये बहुत बड़ा इशू था, इसलिए हमने आपको ही चुना इस एपिसोड के लिए। मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप एक महिला है और पर्यावरण को अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में चुनना कितना चैलेंजिंग आपके लिए है? पर्यावरण को अपने करियर के लिए चुनना, मैं कहती हूँ कि नारियों के लिए सहज है। हाँ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो वैसे ही पर्यावरण के बारे में काफ़ी जागृत रहती हैं और एक सेंसिटिविटी होती है, पेड़ पौधों और फूल वगैरह के, और जैसे एनिमल्स के, जैसे कोई भी जानवर हो, उसको पालना या उसको अच्छी तरह से रखना, ये एक सहज स्वभाव है मुझे लगता है नारियों के लिए। और उसका एक्सपेंशन पर्यावरण है। सो हम कह सकते हैं कि यही एक स्वभाव जो है वो बढ़कर पूरे पर्यावरण को अपने जहन में ले लेता है कि जैसे हम ऐसी पेड़ पौधों को या जानवरों को या ऐसी वाली चीज़ों को सहज से देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं उसको, उसकी देखभाल हमें अच्छा लगता है, वैसे ही पर्यावरण के ऊपर भी ऐसे ही लगता है कि हाँ, हमें पर्यावरण को भी इतने ही अच्छी तरह से देखना चाहिए। तो मैम, जब आप इस फील्ड का चुनाव आप कर रहे थे तो आपने क्या सोच के खास तौर से किया कि मुझे यही करना है और इसी में जाना है? क्या आपको इंस्पायर करता है? ये इंस्पायर करता है कि मुझे ये उस टाइम में एटलीस्ट ये देखने को मिल रहा था कि लोग ऑफ कोर्स पर्यावरण के बारे में ठीक से सोच नहीं रहे थे, मतलब उसके बारे में कंसर्न नहीं दिखा रहे थे। कूड़ा वगैरह तो सब लोग जानते ही हैं, तो वो तो एक सब ये एक चीज़ देख रहे थे कि अपने घरों के अंदर सब लोग अच्छी तरह से रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बट जो कॉमन एरिया है, जो पब्लिक स्पेसेस है, उसमें कुछ भी फेंक देना, कुछ भी उसको ठीक से नहीं रखना। एक गार्डन होगा या उद्यान होगा, उसको बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, बट आप देखेंगे कि वहीं पे कोई एक डस्टबिन बना हो तो उसके आसपास में बहुत सारा कूड़ा होगा, और लोग जो हैं
कोई कहीं पर्यटन के लिए भी जाते हैं तो उनको लगता है कि हाँ बहुत सुंदर चीज़ें होनी चाहिए और हम देख के उसमें मुग्ध हो जाए, बट वो अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देख लिया और आपने उसका फायदा उठा लिया, आप अभी जा रहे हैं, कोई और आएगा तो आपको नहीं लगता है कि उसको भी इतना ही अच्छा रखना चाहिए ताकि कि दूसरा भी जो है वो उसमें उतना ही मतलब आनंद उठा सकता है। तो ये एक मेरे को लगा कि एक कंट्रोवर्सी है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है लोगों में कि जो मेरा है, जो मेरा अपना है वो ठीक होना चाहिए, बट वो दूसरों के लिए देखा जाएगा, कोई और करेगा, गवर्नमेंट करेगी या कोई और करेगा, म्यूनिसिपैलिटी करेगी या कोई भी और आके कर देगा। सो दैट मुझे ऐसे लगा कि ये एक जारिंग जो बोलते हैं वो मेरे को बार बार ये लगता था कि इससे बहुत कष्ट हो रहा है। तो फिर मेरे को लगा कि कुछ ऐसे करना चाहिए कि लोगों को सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता है। तो सिंपल थिंग्स लाइक जैसे हाँ कॉलेज टाइम में भी उन दिनों में बस टिकट्स होते थे, छोटे छोटे बस टिकट्स, एंड तो लोग फेंक देते थे। एंड इवन स्टैंडिंग इन द बस स्टॉप वाज नॉट जस्ट द बस टिकट्स, people used to use it for different purposes. टॉयलेट से लेके कूड़ेदान से लेके उसको बस स्टॉप यूज्ड टू बी, मतलब खड़े होने के लिए जगह नहीं होता। एक बस के लिए खड़ा होना एक क्या बोलते हैं, एक इट वाज लाइक अ टास्क, कि एक बहुत बड़ी एक मजबूरी थी कि भाई हमें खड़ा होना है। तभी हमें प्लेटफॉर्म वो क्या बोलते हैं साइड वॉक से भी उतर के खड़े होना पड़ता था, क्योंकि दैट होल बस स्टॉप वाज इन सच अ बिग मैस। तो इवन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वी यूज्ड टू फाइंड, और एटलीस्ट हमारे टाइम में तो कॉलेजेस में से हमें नेशनल सर्विस स्कीम या कोई भी ऐसे इसके लिए ले जाया जाता था। वी वर एनकरेज्ड कि आप कुछ भी जाके कुछ थोड़ा सा कर सकते हैं, एंड इवन यूनिवर्सिटी एंड ऑल यूज्ड टू एनकरेज दैट। तो जब भी हम ऐसे किसी भी पब्लिक स्पेस में जैसे एग्जीबिशन लगाया या कुछ स्लम्स में जाके कुछ करने की कोशिश की, तो वी ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर फैक्टर कि ये मेरा स्पेस है, मेरा अपना है, मेरी चीज है, और वो दूसरा है, वो कुछ अलग है, वो मेरा नहीं है। ये सो दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। तो आई फेल्ट दैट बट द वर्ड एनवायरनमेंट, पर्यावरण जब बोलते हैं तब वो ऑल इनकम्पासिंग हो जाता है, वो मेरा तेरा का सवाल ही नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज आवर्स। मतलब आपका कहने का मतलब सेल्फ इनिशिएटिव इज लैकिंग, एंड सेल्फ इनिशिएटिव नहीं, आई थिंक इट इज दैट आई कांट से दैट इट इज ओनली इन इंडिया और ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, ऐसे तो बोलना जनरलाइजेशन होगा। बट बहुत जगहों में ये देखा गया है कि जो लोग जो हैं वो अपनी चीजों को और दूसरों की चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ हमारा ही है, और जो हम सोचते हैं कि हमारा नहीं है वो भी हमारे ऊपर असर करेगा। सो दैट इज द पब्लिक हेल्थ पार्ट ऑफ इट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जो अल्टीमेटली हम क्यों हम सोचते हैं कि हर चीज को साफ सुथरा होना चाहिए, क्यों सोचते हैं कि हर चीज सुंदर लगेगी तो हमें अच्छा लगेगा, क्यों ऐसे सोचते हैं? अल्टीमेटली हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, हम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिससे हमारी भलाई हो। इट इज अ सेल्फिश मोटिव,
There's nothing wrong in a selfish motive, but the thing is that जो प्रकृति है और नेचर है और पब्लिक हेल्थ है, वो इंडिविजुअली काम नहीं करता है, वो कलेक्टिवली काम करता है। तो आप उसके एक भाग को इग्नोर करोगे और कहोगे कि नहीं, मेरी जिंदगी सवर जानी चाहिए और मेरी जिंदगी बहुत सुंदर होनी चाहिए, बट आई डोंट केयर कि वहाँ पे दूसरी जगह में क्या हो रहा है। That's not how nature works. जैसे यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, I have met lot of people जो अपने इनिशिएटिव्स कुछ ऐसे कर रहे हैं और क्लीनलीनेस के प्रति बहुत सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। बट जब उनसे मेरी बात होती है तो उनके आगे चैलेंजेस ऐसे हैं कि they will choose a particular area and they wanted to clean the area, only clean. So they are not allowed from the particular market association, from the particular people. So how they have to face this and what will be their process to deal with such people so that they can do such kind of initiatives. नहीं, इसीलिए we try to make some of the rules which are concerning waste management, जो भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू ऐसे नियम कानून जो बनाए हैं, उसीलिए बनाए हैं बिकॉज लोग मतलब एक जो कम्युनिटी है या एक सेक्शन है, वो बहुत ज्यादा जगह में काम करना उसके लिए मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट, बट सब लोगों का योगदान होता है, तो जैसे आपने कहा एक RWA है या एक जो कोई भी संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है, वो एक जगह में काम करने की कोशिश कर रही है और यदि वो उनके मार्केट एसोसिएशन में वो लोग उतना नहीं सोच रहे हैं जितना सोचना चाहिए तो क्या होता है कि इनका जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाता है। बट कानून तो मार्केट एसोसिएशन के लिए भी बना हुआ है, बट ऑल वी नीड टू डू इज कि भाई इनको याद दिला दें कि जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम अलग से एक अलग तरीके से सिर्फ हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका भी योगदान है, तो आपको भी जो है आपके तरफ से जो करना है वो करिए, तो तभी जो है हम लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, नहीं तो हम लोग करते रह जाएंगे और आप नहीं करेंगे। वो तो आपको स्पेसिफाई किया हुआ जो नियम कानून है वो तो सब लोगों को फॉलो करना ही करना है। तो मैम वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं उस पर आते हैं, जैसे दिल्ली में बीच में एक कैंपेन चला था MCD का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट को आप सेपरेट करो और अकॉर्डिंगली जो MCD के लोग आएंगे वो उसको अकॉर्डिंगली पिकअप करेंगे। सो ये कितना सही है और इसमें क्या आपको लगता है कि पब्लिक का एक वो सपोर्टिव स्टैंस मिलेगा हमें कि नहीं ये हमें करना है नहीं करना है, या अभी भी पब्लिक वेज में बहुत कमी है? करेक्ट। सो ये वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट का ये मामला है क्योंकि पहले जो बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने सर्वे वगैरह किया है, तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि इंडिया में किसी भी पोर्शन में आप जाइए वहां पे आपको 50% बायोडिग्रेडेबल या अपने आप सड़ने गलने वाला कूड़ा घरों से मिलेगा ही मिलेगा। और अभी भी हाल में 1 साल भी हुआ है शायद, हम लोगों ने पूरा डिटेल्ड सर्वे ऑफ दिल्ली किया है और हमको भी यही मिला है कि इनफैक्ट 50% से भी ज्यादा जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल मतलब अपने आप सड़ने गलने वाला कूड़ा, और उस कूड़े में 2 चीजें हैं, एक तो वो है कि वो सड़ेगी गलेगी तो बदबू पैदा करेगी, दूसरी चीज ये है कि सिर्फ उसको उठा के एक जगह में डाल दो और वहां पे वो सड़ेगी गलेगी तो मीथेन पैदा होगा। मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 28 टाइम्स मोर पोटेंसी रखता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है तो इसलिए वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज के लिए भी वो खराब है।
और ये जो सड़ने गलने वाली चीज की जब बात आती है, ये कोई मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। हम लोग जब गांव में रहते थे तब भी तो हम लोग इतना सारा प्रयोग करते थे जो अपने आप सड़ता गलता था, और हम इसमें मतलब जानकारी रखते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। द ओनली इश्यू इज सिटीज में जब आते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में इसको कैसे मैनेज किया जाए, दैट इज द मेन थिंग। तो यदि आप कहें कि एमसीडी ली जाएगा, हाँ, तो या तो उसकी कोई ऐसी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज बनने पहले से ही बन के रहें, जो पूरा एस्टिमेट लेता है कि इतना कूड़ा आएगा, इतना हम प्रोसेस करेंगे, इसका ये करेंगे और इसका गैस बनाएंगे, इसको सप्लाई करेंगे या इसका खाद बनाएंगे। यहाँ इनके पास में इतना फैसिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट उनको कम्युनिटीज में, या तो इंडिविजुअल घरों में या तो कम्युनिटीज में, जैसे जहाँ पे पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, वहां पे उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। थोड़ा बहुत एनफोर्समेंट भी करना ही पड़ेगा, बिकॉज जैसे होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ, वो तो कमर्शियल हैं, उनके यहाँ से भी तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट 50% क्या 70% तक भी निकलता होगा, क्योंकि खाना पीना तो उनका मेन ये है। बट उनको क्योंकि वो कमर्शियल है, उनको बोला गया है कि आपको करना ही करना है। तो बहुत सारे होटल्स ने रेस्ट्रिक्टेड स्पेस भी हो तब भी उन्होंने वेसल कंपोस्टिंग लगाया है, किसी ने बायोगैस लगाया है, और फायदा भी हो रहा है, क्योंकि वो जो बायोगैस बन रहा है उससे उनका कॉफी टी शॉप का जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो रहा है। वो जो खाद है उसमें लैंडस्केपिंग वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ दे आर इवन एबल टू सेल इट बैक टू द municipal corporation or whatever it is. So it started with bulk waste generators, और जो bulk waste generators हमारे rules में 100 kg per day describe किया है, but उससे कम भी bylaws में आ सकता है। जैसे municipal corporation of Delhi can say कि नहीं, 50 kg per day जो उत्पन्न करता है वो भी bulk waste generator ही है। तो यदि ऐसे करके, पहले होटल्स का हो गया, रेस्टोरेंट्स का हो गया, अभी जो गेटेड कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा अवेयरनेस प्लस सपोर्ट प्लस दबाव, सब कुछ किया जाए तो यू कैन डू ऑन इंडिविजुअल, बिकॉज नाउ टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड। सिंपल, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। जैसे मेरे घर में मैं जो कंपोस्टिंग करती हूँ वो टेराकोटा या मिट्टी के बर्तन से कर रही हूँ, और जो वो जो खंबा जैसे बना हुआ है, और जो कुछ लोग ऊंची चीज को प्लास्टिक में करना चाहते हैं, बर्तन में, कंटेनर्स में, वो भी हो सकता है। या तो कम्युनिटी कंपोस्टर्स बना के, जैसे पिट्स या कंस्ट्रक्टेड बना के, उसमें भी हो सकता है, वो भी कर रहे हैं लोग। और पुणे वगैरह में तो इवन कम्युनिटी बायोगैस प्लांट्स आते हैं। So that means that technology is evolving. जो restricted space में भी जो balconies में, घरों में रख के जो किया जा सकता है वो इवॉल्व हो रहा है, अवेलेबल है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो मैं कहती हूँ कि इज द सिंपलेस्ट, इजीएस्ट थिंग टू डू, वेदर इट इज नॉन वेजिटेरियन वेस्ट और वेजिटेरियन वेस्ट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किचन में ही जहाँ आपका खाने का प्रिपरेशन हो रहा है उसमें अलग रख दीजिए, एंड उसको आप हर खाने के मतलब प्रिपरेशन के बाद, कुछ लोग एक ही टाइम में दोनों टाइम का खाना बना लेते हैं, या कुछ लोग जो हैं अलग अलग टाइम में बनाते हैं। जैसे भी हो वो आप 2 बार या 3 बार अपना इंडिविजुअल कंपोस्टर में डाल सकते हैं, यदि आपके पास में इंडिविजुअल हो। और यदि आप किसी को दे रहे हैं जो कम्युनिटी वो ले जा रहा है, तो ऐसे ढक्कन वाला क्लोज्ड कंटेनर में आप रख सकते हैं, एंड एक टाइम में जब आके वो ले जाते हैं उस टाइम में आप उसको दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। हम लोगों ने यहाँ पे भी और कई जगहों में
होम कंपोस्टिंग के लिए भी और कम्युनिटी कंपोस्टिंग के लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग किया है। इवन स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, और जैसे मैंने कहा प्रोविजन ऑफ कंपोस्ट, इंडिविजुअल कंपोस्टर्स ऑल्सो। और हमें इफ यू डू प्रॉपर हैंड होल्डिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, ये हो रहा है। एक बार हम लोग ये जो बायोडिग्रेडेबल या जो सड़ने गलने वाले को अलग कर देते हैं तो काफ़ी सारा ड्राई वेस्ट जो है वो बड़े आराम तरीके से रिकवर हो सकता है और उसकी रिसाइकलिंग भी हो सकती है। मतलब जैसे आप सोचो कि पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर आपने बायोडिग्रेडेबल फेंक दिया तो वो तो एकदम गीला हो जाएगा, उसका तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। बट यदि गत्ता हो या कागज हो, आप अलग रखेंगे, पहले से ही अलग रखेंगे, तो पेपर रिसाइकलिंग या कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग होता रहा है हमारे देश में और बहुत अच्छी चीज़ है और हो भी सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे ही आप कोई भी धातु या जो मेटल चीज़ें हैं वो बड़े आराम से आप रिसाइकलिंग होता है और उसकी टेक्नोलॉजी भी है। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि कुछ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उसकी थोड़ी सी हैजर्डस करते हैं, बट बाय एंड लार्ज मीडियम एंटरप्राइजेस में मेटल रिसाइकलिंग ठीक तरह से हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, स्टील है और कोई भी ऐसी जो धातु की जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। ग्लास ऑल्सो, कांच जो है वो हाईली रिसाइक्लेबल है क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि वो इनर्ट है, उसमें कंटामिनेशन उतना नहीं होता है एंड उसमें खासकर वाइट ग्लास और कलर्ड ग्लास को अलग रिसाइकलिंग किया जाता है। एंड मोस्टली वो मीडियम एंटरप्राइजेस में ही होता है क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर है गोल्डन बनाने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस अराउंड दैट, वो एक मीडियम साइज और यू कैन से इवन स्मॉल इंडस्ट्री में भी बड़े वाले ही जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है ग्लास भी रिसाइकल अच्छा सा हो जाता है। द ओनली इश्यू इज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में द प्रॉब्लम इज दैट सिंगल यूज प्लास्टिक्स ऑलरेडी सरकार ने मना कर रखा है, उसको बैन कर रखा है, बट लोग अभी भी उसको इस्तेमाल किए जा रहे। बट सिंगल यूज प्लास्टिक में ये डेंजर है कि उसका जो लाइफ टाइम है, यूज इस्तेमाल करने का जो टाइम है वो बहुत कम है। मतलब आप एक बार यूज करेंगे 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, और फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे आप। तो जितना जितना वो डिस्कार्ड होता रहता है इट कैन पिक अप कंटामिनेशन। तो आप प्लास्टिक पन्नियाँ आप बोलते होंगे कि नहीं मेरे घर में मैं अलग रखती हूँ। कितना अलग रखते होंगे और कितने लोग ऐसे अलग रखते हैं और इस्तेमाल करते भी हैं, 2 बार 3 बार 4 बार यूज कर लिया, उसके बाद में वो खुद ही वो फटने लगता है और आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और सो एंड ऑल्सो क्या हो रहा है कि अनलाइक पेपर रिसाइकलिंग या ग्लास या मेटल, जिसमें देयर इज अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड टेम्परेचर कंट्रोल एंड वेरियस अदर थिंग्स। प्लास्टिक में, प्लास्टिक इज स्पेशली थर्मोप्लास्टिक्स जो बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स जो है मेनली HDPE, LDPE, PP, पेट, PVC, पॉलीस्टाइरीन ऐसे वाले हैं जो 6-7 ग्रुप्स हैं। वो जो हैं वो आप आराम से 200-300 डिग्री में उसको मेल्ट करके, हाँ, उसका एक गत्ता जैसे बनता है, उसको री एक्सट्रूड करके, एक्सट्रूजन मतलब वो लाइक अ तार जैसे बनता है, एंड फिर उसका दाना बनाया जाता है। देन दैट सेम दाना कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग। हाँ, बट क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक्स में ये क्योंकि ये कंटामिनेशन को पिकअप करता है, प्लस थर्मोप्लास्टिक्स में ही काफ़ी सारे एडिटिव्स और केमिकल्स डाले जाते हैं। तो रिसाइकलिंग के टाइम में भी उसको रिमूव नहीं किया जाता और इनफैक्ट उसमें कुछ कलर्स और कुछ प्लास्टिसाइजर्स और भी ऐड किए जाते हैं, तो इट मेक्स इट मोर कंटामिनेटेड। प्लस
उसमें यदि जो हार्ड प्लास्टिक्स भी हैं जैसे HDP, LDP, PP वगैरह में कुछ ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे मोबिल ऑयल है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, ऐसी वाली जो चीज़ें जो हैजर्डस केमिकल्स हैं उसमें रखा जाए तो क्योंकि प्लास्टिक के साथ में बिकॉज लाइक मेल्ट्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर चला जाता है। सो उसका आप वॉश भी करोगे, कितने बार भी वॉश करोगे तो वो दाने में जो सेकेंडरी दाना बन रहा है उसमें रहेगा। तो ये टेस्ट भी किया जा चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च में एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कि ये वाले जो केमिकल्स हैं जो बिस्फिनॉल है, थैलेट्स हैं, ये ऐसे वाले कंटामिनेंट्स हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, ये सभी जो हैं वो इनमें पाए गए। हालांकि थैलेट्स जैसे चीज़ PVC में ऐड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के रिसाइकलिंग में, उसको कभी सॉफ्ट बनाने के लिए कभी हार्ड बनाने के लिए चीज़ें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह ऐड किया जाता है। बट आप रिसाइक्लेट मटेरियल में भी उसको पाओगे और जिसमें नहीं होना चाहिए हार्ड प्लास्टिक तो उसमें भी आप पाओगे। अभी देखिए कि यदि किसी बच्चे का वाटर बॉटल या टिफिन बॉक्स बन रहा है उसमें ये ऐसी वाली पेस्टिसाइड या ऐसी वाली कोई कंटामिनेंट आ जाए और हम लोग खाने में जो तेल डालते हैं, घी डालते हैं, वो जो चीज़ें हैं नॉर्मल पानी से भी वो लीच होके खाने में आ जाता है। तो आप सोचो कि आप अपने ऑफिस के प्यून को बोल रहे हो कि भाई चाय ला लो या समोसे ला लो और वो ऐसे वाली पन्नियों में जो कंटामिनेटेड है उसमें वो ला रहा है, तो जब तक वो लाता है उसमें ऑलरेडी वो लीच हो चुका है। हाँ, तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट इज हैपनिंग इन केस ऑफ thermoplastic contamination. Of course, PET they say कि PET जो है polyethylene terephthalate वो क्योंकि थोड़ा सा फर्मर मटेरियल है, हालांकि वो थर्मोप्लास्ट है, वो फाइबर बनाने के लिए या कभी कभी बहुत ही हाई क्वालिटी रिसाइकलिंग जो मल्टीनेशनल्स वगैरह करते हैं उसके लिए जा सकता है। तो the main thing is the difference in the regulations, monitoring. जैसे 13,000 chemicals are being used in plastics, manufacturing and stabilizing, plasticizing, सब कुछ मिला के। तो इतने ज़्यादा केमिकल्स को मॉनिटर करना भी बहुत मुश्किल है। आप यदि कहेंगे कि आपका एरोप्लेन कैसे चलेगा, आपकी मोटर गाड़ी कैसे चलेगी, लाइट चीज़ों के लिए तो प्लास्टिक यूज होता ही है, ओके, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। आप एरोप्लेन को तो रोज रिसाइकिल तो नहीं कर रहे हो ना, बट व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर आपको जूस पीना है, स्ट्रॉ यूज करना है, जरूरी है क्या? हाँ, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और इवन सिंगल यूज पेट बॉटल्स, हाँ, जरूरी है क्या? जो 5 मिनट में डिस्कार्ड होने वाला है और आप उसको रीयूज भी करेंगे, वो भी इट इज डेंजरस बिकॉज आपने इसको सिंगल यूज बोल दिया। इट कुड बी हाई डेंसिटी, जैसे पेट भी हो सकता है या कोई और मटेरियल भी हो सकता है। आप उसको 100 बार 200 बार यूज करेंगे, उसमें फोटो डिग्रेडेशन भी तो होता है, उसमें वेदरिंग भी तो होती है। तो वो जो उसके प्लास्टिक्स के जो अदर केमिकल्स हैं, एडिटिव्स हैं या उसका खुद का जो पॉलीमर है वो भी तो मोनोमर पानी में आ सकता है, है ना? सो यू आर एक्चुअली एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू सो मेनी केमिकल्स। हमारा तरफ यही है कि जिसमें यू ट्रीट इट लाइक एनी अदर मटेरियल। जैसे फर्नीचर बनाना है तो वुड इज गुड, हाँ, हम लोग खाना बनाते हैं बर्तन में तो स्टील या स्टेनलेस स्टील या कोई भी और मटेरियल, एल्यूमिनियम या व्हाटएवर इट इज, मे बी गुड। सो वैसे ही प्लास्टिक्स आल्सो शुड बी, इट इज गुड फॉर ऑटोमोबाइल्स, इट मे बी वेरी गुड फॉर मेडिकल यूजेस आल्सो, लाइक जैसे कुछ इम्प्लांट्स लगाने हैं, हो सकता है कि एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर और कार मैन्युफैक्चरर उसमें हो सकता है।
बट इफ यू जस्ट फिल योर लाइफ विथ प्लास्टिक्स, हर चीज में प्लास्टिक, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास इतनी क्षमता है क्या कि उस हर चीज को आप रूट करेंगे कि वो उसको ठीक से रखा जाएगा, और उसके अलग अलग जो टाइप्स हैं उसको सब अलग अलग रखा जाएगा, उसकी अलग अलग रिसाइकलिंग होगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी। क्या आप इतना कर सकते हैं? तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि बिफोर वी जस्ट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे देश हैं जो ये ऐसी वाली हाजरस रिसाइकलिंग वगैरह नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ उसमें कंटामिनेंट होता है तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, और या तो वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जाएगा या तो उसको लैंडफिल में डालना पड़ेगा। हाँ, तो वो नहीं करना चाहती हैं, तो वो ये सब कंटेनर में डाल के किसी ना किसी ऐसे इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्षमता है वहाँ पे भेज देते हैं। और अभी जैसे चाइना ने मना कर दिया कि हम प्लास्टिक वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वैसे भारत ने भी बाज़ेल कन्वेंशन के अंडर में बोला तो है, बट फिर भी हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अनस्क्रूपलस भी हैं, जो अलग अलग एग्जिम पॉलिसी वगैरह को यूज कर, जो जैसे आपके घर में हाउस हेल्प्स वगैरह आते हैं, हाँ, दे आर यूजिंग मोर सच, मतलब इफ यू हैव प्लास्टिक बॉटल्स दे टेक अलोंग विद देम, सो दे आर मोर इनटू दिस थिंग। नहीं, हाँ, दैट इज व्हाई, तो दैट इज व्हाई इट इज, आप अपने पूरे जिंदगी में प्लास्टिक से भर देंगे तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना? यही चीज है। हम ये नहीं कह रहे कि पेपर सबसे उम्दा है या ग्लास सबसे उम्दा है, कोई भी चीज हो सकता है कि पर्यावरण के ऊपर में असर डालता ही हो, बट जब आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो एक थैला ले जाने में क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, और आप कहीं पे जा रहे हैं, कुछ अटेंड करने जा रहे हैं, तो एक बॉटल में रीयूजेबल मेटल बॉटल या जो भी है उसमें पानी ले जाने में क्या दिक्कत है? उतनी क्या, मतलब ऐसा क्या है कि आप इतनी भारी भारी मोबाइल उठा के ले जाते हो? हाँ, तो एक बॉटल नहीं ले जा सकते पानी के लिए, या एक बैग आपके हैंड बैग में नहीं आ सकता है क्या? So that is the whole, या आपकी गाड़ी में रख सकते हैं आप, हाँ, तो जब जरूरत होती है, ठंड लगती है, कोट पहनना होता है, तो आप कोट तो उठा के ले जाते हैं ना। तो वैसे ही है ये भी, कोई चीज इतनी भी भारी नहीं है कि भाई हम लोग पहले यूज करते थे, तो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे जो हैं कि ड्राई वेस्ट हम लोगों ने देखा है कि 50-60% यदि बायोडिग्रेडेबल को हम मैनेज कर लें अपने घर में, अपने कम्युनिटी में, या थोड़े से बड़े फैसिलिटीज में मैनेज कर लें, तो ड्राई वेस्ट आपका मिनिमम 20% या 25% से भी ज़्यादा जो बाकी है, आउट ऑफ 100%, 50 या 60% आपने यूज़ कर लिया, अनदर 20-25% आप बड़े आराम से रिकवर कर सकते हैं। उसकी आमदनी भी हो सकती है, लॉट ऑफ पीपल कैन गेट वर्क, एंड इट्स you're also recovering material। वो उतना चीज जो है वो पर्यावरण को बचा रहा है, क्योंकि आप उसमें से जो क्या बोलते हैं, जो रिसोर्सेस हैं उसको आप बचा रहे हो। सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड फिर उसके बाद में आपका थोड़ा बहुत होम हेल्थ केयर वेस्ट, जो हम लोग घरों में सैनिटरी नैपकिन, डायपर्स, कॉन्डम, तो ऐसे वाली जो चीज़ें हैं वो इट हैज़ टू बी मैनेज्ड वेरी केयरफुली। रूल्स में हम लोगों ने सजेस्ट किया है कि इट शुड बी यूज्ड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाया था। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स भी बने हैं हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए। वही वाले जो सुविधाएं हैं आजकल बिकॉज ऑफ कोविड अच्छा सा भी बन गया था, काफ़ी एक्सपैंड भी हो गया था, तो उनमें काफ़ी क्षमता है कि उसको मैनेज किया जा सके, होम हेल्थ केयर वेस्ट। और बाकी जो केमिकल्स वगैरह हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, दैट वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज फर्स्ट। तो मैंने बहुत सारी घरों में जहाँ पे भी हम लोगों ने होम कंपोस्टिंग करवाया है,
मैंने ये इसका बहुत ही डीपली जांच भी लिया है और जांच भी किया है और रिजल्ट भी पाया है कि जैसे वेट वेस्ट घर पे नहीं रहता है, घर के अंदर नाइट में या जैसे जैसे यूज होता है वो या तो कंपोस्टिंग में या तो ढके वाले वेट मतलब कंटेनर में आपने रख दिया अलग से, तो ये छोटे छोटे कॉकरोचेस आना, ये छोटे छोटे पेस्ट्स आना बंद हो जाते हैं। एंड दिस इज 100% आप मेरे से ले सकते हैं। एंड सो इवन आप आपकी जो खपत है पेस्टिसाइड्स की वो एकदम ही गिर जाता है। सर्टेन थिंग्स दैट यू मे बी यूजिंग फॉर योर टॉयलेट्स, वो केमिकल्स हैं, वो कंटेनर भी उसको हैजर्डस माना जाता है। दैट हैज टू गो, हम लोगों ने अभी पुणे जैसे सिटी के लिए पॉलिसी ब्रीफ बनाया है एंड केमिकल्स एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन, उसके ऊपर भी काफ़ी जांच चल रहा है कि कैसे उसको अलग करके हाउ द TSDF दैट इज ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज करके हैं, उसके यूज़ करके और ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इंडस्ट्रियल नेटवर्क के थ्रू उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। How we can stop this toxic chemicals in general, मतलब जो environment friendly चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और जो environment के against है उसे stop करने का best ways क्या है? I would say the best ways is 3 R's but in a different way. All the 3 R's should be reduce. You would be wondering why I am saying that, but this is how it has been found कि जो कोई भी population आप लीजिए, not सिर्फ human population, but किसी भी population of any kind of living things का लीजिए, तो waste is the limiting factor. जितना उस उस पर्टिकुलर बायोम में उस पर्टिकुलर नेचुरल लिविंग थिंग का वेस्ट बढ़ता है, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए टॉक्सिक हो जाता है। हाँ, सो एक्चुअली फॉर इंस्टेंस इवन इफ यू टेक ह्यूमन एक्सक्रीटा, जैसे वो तो नेचुरल चीज है, वो तो मलमूत्र है, उसका तो क्या कर सकते हैं, तो उत्पन्न होगा ही होगा। बट उसको भी हम यदि अच्छी तरीके से उसको मैनेज करें, हाँ, पहले से ही उसको सेपरेट करना, उसको चैनलाइज करना, उसको ऐसी जगह ले जाना कि उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, तो एक्चुअली वो एक रिसोर्स बन सकता है। बट जब वो उत्पन्न होता है वो काफी हानिकारक हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में खासकर बहुत सारे ऐसे लोगों को मैन होल्स के अंदर जाके काम करने का मतलब मजबूरी उठाना पड़ा, क्योंकि इट वाज नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली। एंड ये ऐसी डेंजरस चीज़ है कि उसमें से जो उत्पन्न होने वाली जो एमिशन गैसेस हैं, it can be methane और कार्बन मोनोऑक्साइड और मरकैप्टन्स और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारी बॉडीज के लिए इट इज हानिकारक है। बट वही जो है वो एक उसकी डेजिग्नेटेड जगह में डेजिग्नेटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको अच्छी तरह से मैनेज किया जाए, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो आता है जिसमें से वो सारी गैसेस का निपटान हो जाता है, वो एक मैन्योर हो जाता है। एंड वही मैन्योर तो पहले से ही यूज हो रहा है हमारे खेतों में, सब वनों में वही तो यूज हो रहा था, पहले भी यूज हो रहा था, अभी भी यूज हो रहा है, इट विल बी यूज्ड इन फ्यूचर आल्सो। सो दैट इज द एनवायरमेंटल साइकिल। बट एट द सेम टाइम ऐसी वाली चीज़ों को तो हम लोग को मैनेज करना ही है। और जैसे मैंने कहा, जो खाद्य पदार्थ हैं जो हम लोग है गार्डन से निकल रहा है, जो पत्ते वत्ते हैं, फूल हैं, या हम लोगों के किचन से निकल रहा है, वो सब तो उत्पन्न होगा ही होगा। उसको भी आप अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, जैसे मैंने कहा, ना मीथेन होगा, ना क्लाइमेट चेंज होगा, और ना बदबू आएगी, ना कॉकरोचेस आएंगी, है ना। सो दैट वे ऑल्सो, बट दैट इज द मिनिमम। इसके अलावा जो हम लोग सिंथेटिक मटेरियल्स जो यूज कर रहे हैं, तो हमने देख लिया अभी कि उसमें कुछ ना कुछ एडिटिव्स तो डलता ही डलता है। मैं ये नहीं बोल सकती कि प्लास्टिक्स में ही डलता है, हो सकता है कि
मेटल्स में भी डल रहा है, ग्लास में भी डल रहा है, पेपर में भी डल रहा है, सब चीज़ों में डल रहा है, रबर में भी। सो इफ वी ऑलरेडी ये जो चीज़ें हैं, फूड वेस्ट या हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह जो हैं, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। जितना दिन ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे ये चीज़ें तो उत्पन्न होंगी ही होंगी, तो उसको मैनेज करना तो हमारा ड्यूटी है और हमें करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लाइफ का पार्ट है। बट जो बाकी चीज़ें हैं जिसके बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम इतना हैज़र्डस चीज़ यूज़ करें, जिसकी रिसाइकलिंग में भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको रखने में भी प्रॉब्लम है, और फिर उसको जलाना पड़ता है, तो जलने जो वायु निकलता है वो भी एक प्रॉब्लम है, हाँ? और जो उसके बाकी उसका ऐश निकलता है उसमें भी डाइऑक्सिन भरे हैं, उसको भी डालने के लिए जगह चाहिए। तो ऐसी वाली चीज़ों को हम क्यों ना कम करें? तो इसीलिए मैं यूज फ्लावर्स आई वांट टू आस्क। हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, लोग की पॉलिथीन में उसको रैप करके पेड़ के नीचे डाल दिया। दैट इज बैड फॉर ट्री आल्सो एंड फॉर देयर हेल्थ आल्सो। मैं क्या बोलती हूँ कि आप पेड़ के नीचे डालिए, खूब डालिए, प्लास्टिक पॉलिथीन में मत डालिए, बस वैसे ही डाल दीजिए। आपको लगता है कि आपने पूजा किया हुआ फूल है, वो कोई भी झूठे के साथ में नहीं डालना चाहिए, ठीक है, दैट इज ऑल राइट। डायरेक्टली जाके आप पेड़ के या पौधे के इसमें डाल दीजिए, उसके जो रूट रीजन है उसके पास में डाल दीजिए। वो खाद का काम करेगा, अपने आप वो सड़ेगा गलेगा और वो पेड़ को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दैट इज नेचुरल साइकिल। पॉलीथीन में मत डालिए। आपको ये खासकर नदी में जो डालते हैं, और एक तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें जब सड़ेगा गलेगा तो यूट्रोफिकेशन बढ़ेगी, जो भी फास्फोरस या पोटेशियम या जो भी निकलता है वो सभी जो है वो इट विल इंक्रीज द मिनरल कंटेंट इन वाटर, एंड अनलेस वो फ्लोइंग नहीं है, यदि वो स्टैग्नेंट है तो आपको वो सारे यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, और फिर वो पानी का वो जो स्रोत है वो मर ही जाएगा एक तरीके से, क्योंकि उसमें जो जीव जंतु हैं वो पल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा। यूट्रोफिकेशन में आपको ऊपर से जो भी ऐसे वाले जो प्लांट्स हैं जो ढक देते हैं, बिकॉज जब मिनरल कंटेंट वाटर में बढ़ता है और वो फ्लोइंग भी नहीं है, तो उसमें ऐसे ऐसे पौधे आएंगे जो जो सूर्य की किरण है और ऑक्सीजन है वो अंदर जाने से उसको रोकेंगे। तो उसका मतलब है कि नीचे जो पानी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो सभी जो है मर जाएंगे, एंड यू विल फाइंड कि वो किसी काम का वो वाटर बॉडी नहीं रहेगा। तो खासकर नदियों और तालाबों और नहरों में तो डालना ही नहीं चाहिए, और आप डालते भी हैं तो प्लीज पॉलीथीन में मत डालिए, क्योंकि एक प्रकार से वो फ्लोइंग है, बाय चांस वो डिग्रेड हो भी जाता है तो एटलीस्ट वो पॉलीथीन उसको रोकने का काम नहीं करता है। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। वैसे फूलों का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मैं केमिकल्स का बोल रही थी, हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर में, ऑलमोस्ट रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, जैसे अगरबत्ती है, जैसे धूप है। तो अभी पहले यूट्यूब वगैरह में ये टेक्नोलॉजी आता था कि इसको ग्राइंड करो और उसमें कार्बन पाउडर मिक्स करो और उसमें DEP मिलाओ और फिर धूप बनाओ, अगरबत्ती बनाओ। अभी टेक्नोलॉजी बन चुका है कि बिल्कुल विदाउट एडिंग एनी केमिकल्स, सिर्फ और सिर्फ फूल का जो ये है पंखुड़ियाँ निकाल के उसको पाउडर बना के, विदाउट यूजिंग एनी टॉक्सिक केमिकल्स, DEP, चारकोल पाउडर, कुछ भी नहीं, उसकी अगरबत्ती, धूप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उसमें से परफ्यूम्स निकाले जा सकते हैं जो हाँ, और वही जो है वो अगरबत्ती में भी लगाया जा सकता है और अलग से भी यूज किया जा सकता है। देन यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर मेकिंग कलर्स, जैसे होली के कलर्स। हाँ, हम लोग को मालूम है येलो में
लेड क्रोमेट होता था, कितने लोगों को लेड पोल्यूशन, क्रोमियम पोल्यूशन हो जाता। काले वाले में शायद मर्करी लेड वगैरह होता था। वाइट कलर, सिल्वर कलर पेंट वगैरह जो होली में लगाते थे, लोगों को कैंसर तक हुआ है उन चीज़ों से। और बिकॉज डर्मल अब्जॉर्प्शन में हो सकता है। तो रेड कलर है, कैडमियम है, ऐसी वाली जो हेवी मेटल्स हैं, जिससे, और बहुत सारी ऐसी केमिकल्स हैं, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी सेमल का, टेसू का, बहुत सारे जो फूल हैं उसको ही हम बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं काम भी कर रही हैं। गेंदा है, ऐसे वाली जो खासकर जो बसंत में आपको मिल जाते हैं बहुत कलर्स के, उसी का जो है वो ड्राई करके उसका पाउडर करके रंग वगैरह बना रहे हैं। और वो और हरे रंग के लिए तो मेहंदी वगैरह भी है। हाँ, और बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं, कुछ लोग उसको नीम के साथ में भी मिक्स कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जो सुखा के उसका कलर बन सकता है। सो देयर आर मेनी वेज टू अवॉइड। कुछ लोग हैं तो मैंने आई रियली रिस्पेक्ट देम अ लॉट, जो अपने बर्तन धोने के लिए भी इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट भी हमारे ड्रेन के थ्रू फाइनली वाटरवेज में जाता है और यूट्रोफिकेशन कर सकता है। केमिकल्स में भी बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे अभी खोज करने पे लोगों को मिला है कि ऐसे वाली केमिकल्स जो जैसे घर में भी आपको कुछ दाग निकालने हैं तो बेकिंग सोडा यूज़ कर लिया, या कहीं पे कुछ बहुत ज़्यादा चिपका हुआ लगता है तो कुछ और ऐसी वाली जो एब्रेसिव्स जो हैं इसे यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं है कि यू हैव टू ऑलवेज यूज़ सिंथेटिक केमिकल्स जिसमें जो बहुत दिनों के लिए रहता है। और मेन थिंग इज हाइजीन एंड प्रिवेंशन। जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल एक्ट कि आपने सड़ने गलने वाली चीज़ को दिन में या रात में बिना ढके हुए आपने एक्सपोज नहीं छोड़ा अपने घर में, या से डस्टबिन में सभी सारे मिक्स वेस्ट के साथ में नहीं डाला, तो आपको कॉकरोचेस का प्रॉब्लम ही बंद हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू बाय दैट केमिकल एट ऑल। और इवन मस्कीटोज यू कैन यूज सिंपल डिवाइसेस। आपने नेट यूज कर लिया या खिड़कियों में नेट्स लगा दिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ ये बहुत टॉक्सिक होते हैं जो टैबलेट्स वगैरह आते हैं या लिक्विड्स भी आते हैं, है ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट एंड इवन रूम फ्रेशनर्स के बदले में भी बहुत लोगों ने क्या करते हैं कि ये जैसे मैंने कहा फूलों के जो ऑयल्स वगैरह हैं, हाँ, पीपल इवन बॉयल ये जो सिट्रस फ्रूट्स के जो थोड़ा सा पानी में उबाल दिया तो पूरे घर में आपको सिट्रस का स्मेल, खुशबू आ जाएगी। तो ऐसे वाली वी कैन ट्राई, बिकॉज क्या हो रहा है कि एज इट इज हमें दवाइयाँ लेने पड़ रही हैं, क्या करें, है ना। बिकॉज पैंडेमिक आएगा तो आप दवाई तो लेंगे, कोई ना कोई बीमारी आएगी, है ना। तो ऑलरेडी हमारी एक्सपोजर काफ़ी है। और जैसे गाड़ियाँ चलती हैं तो टायर्स रोड में चलती हैं तो उसका माइक्रोफाइन पार्टिकल्स वगैरह तो आ ही रही हैं। तो ऑलरेडी इतना जब एक्सपोजर हो रहा है, हम अपनी तरफ से भी कम करें तो एटलीस्ट वो थोड़ी लिमिट में रहेगा। नहीं तो हमारा एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम वो एक विशियस साइकिल में। हाँ। सो द लास्ट थिंग कि अगर आपको एक स्लोगन देना हो, और 2 लाइन स्लोगन फॉर पब्लिक इनिशिएटिव कि वो भी सामने आके पर्यावरण का बचाव करें। I would say live simply and have good nutrition, very important, good nutrition, and stay safe. And the last slogan for our नारी शक्ति कि आप जैसे लोग जो पर्यावरण को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, प्रोफेशन ही नहीं, मैं तो बोलूँगी पैशन। मैं तो बोलती थी जब मेरे को पहले जॉब मिल गया था पर्यावरण के, तो मैं कहती थी कि ये तो मेरे को पहले से ही करना था, कोई मेरे को पे कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका
अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।